नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के रहने वाले एक शख्स की है जिसका नाम देवकरण है। देवकरण पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हैं। तो चलिए अब ये कहानी देवकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी ये कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवकरण है और मैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर का रहने वाला हूं। एक ऐसा शहर जो कि भारत के इतिहास में अपनी एक अलग ही जगह रखता है। लेकिन इसी शहर में रहने के दौरान मेरे साथ एक बार एक ऐसा डरावना हादसा हुआ था जिस हादसे को मैं आज तक भी नहीं भुला पाया हूं। दरअसल जैसा कि कहानी में पहले आप लोगों को बताया गया है कि मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूं और दिन रात मेरा सिर्फ यही एक काम होता है कि ट्रक में एक जगह से माल लोड करके दूसरी जगह तक पहुंचाना। लेकिन पिछले कुछ सालों से मैं सिर्फ रात के वक्त ही ट्रक चलाता आ रहा था, क्योंकि दिन के वक्त ट्रैफिक बहुत ज्यादा मिलता है, जिसकी वजह से रात की तुलना में एक जगह से दूसरी जगह तक माल पहुंचाने में लगभग दुगना समय ही लग जाता है। इसी वजह से मेरी शुरू से यही आदत थी कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा मैं रात के वक्त ही सफर तय करूं। लेकिन कई बार मुझ जैसे ट्रक ड्राइवर के साथ रात के वक्त किसी सुनसान और वीरान जगह पर कई ऐसे डरावने हादसे हो जाते हैं, जिन हादसों में से कुछ हादसों को तो हम लोग वक्त के साथ साथ भूल जाते हैं, लेकिन कई डरावने हादसे ऐसे होते हैं जो कि हमारे जहन में हमेशा हमेशा के लिए अपनी एक अलग ही छाप छोड़ देते हैं, जिनको हम लोग कभी भी हमारे जहन से नहीं निकाल पाते हैं। और जब कभी भी रात के वक्त सफर तय करते हुए हमें कोई सुनसान और वीरान जगह दिखाई दे जाती है तो एक ही पल में हमें वो डरावना हादसा याद आ जाता है जो कि अतीत में हमारे साथ कभी ना कभी हुआ होता है। और आज मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के एक बहुत ही भयंकर डरावने हादसे की कहानी लेकर आया हूं, जो एक बार मेरे साथ इसी तरह की सुनसान और वीरान सड़कों पर सफर तय करते वक्त हुआ था। दरअसल आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर आया हूं, ये कहानी आज से लगभग 20 साल पहले की है। अब इतनी पुरानी कहानी की बात सुनकर आप लोगों को कहीं ना कहीं मेरी उम्र का अंदाजा भी हो ही गया होगा। लेकिन अगर कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं उन लोगों को बता दूं कि इस वक्त मेरी उम्र लगभग 50 साल है और जिस वक्त मेरे साथ वो डरावना हादसा हुआ था उस वक्त मैं यही कोई 30 साल की उम्र के आसपास रहा हूंगा। लेकिन इतनी उम्र होने के बावजूद भी जब मेरे साथ वो डरावना हादसा हुआ था तो मैं किसी छोटे बच्चे की तरह बिल्कुल डर के मारे कांप उठा था। उस वक्त मुझे समझ में ही नहीं आया था कि आखिर अब मैं आगे क्या करूं, क्योंकि अगर आप लोग भी इस कहानी को पूरा सुनोगे तो शायद आप लोगों को भी ये समझ में नहीं आएगा कि अगर कभी आप लोगों के साथ भी कोई ऐसा हादसा हो जाए तो ऐसे में उस वक्त आप लोग क्या करोगे। दरअसल उस वक्त तक मुझे ट्रक चलाते हुए लगभग 5 साल का समय हो गया था। अब उस वक्त मैं नया नया ड्राइवर था, तो जैसा मुझसे कहा जाता था उस टाइम पर मैं बिल्कुल वैसा ही करता था, क्योंकि नया नया काम मिला था और उस नए काम को मैं छोड़ना नहीं चाहता था। साथ ही उस वक्त मैं किसी और के ट्रक पर ही ट्रक ड्राइविंग का काम किया करता था, क्योंकि उस वक्त मेरे पास खुद का कोई ट्रक नहीं था। तो ऐसे में मुझे हर वक्त इसी बात का डर लगा रहता था कि अगर मैंने कभी भी किसी माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए मना कर दिया तो शायद वो ट्रक का मालिक मुझे मेरी नौकरी से निकाल देगा। इसी वजह से चाहे मुझे नींद आती रहे या फिर मेरी तबीयत खराब रहे, लेकिन मैं किसी भी हालत में हर वक्त ट्रक चलाने के लिए तैयार रहता था। और शायद इसी चीज की वजह से उस दिन मेरे साथ वो डरावना हादसा हुआ था, क्योंकि उस वक्त अगर मुझे भरपूर नींद मिली हुई होती तो शायद मैं वैसी सुनसान जगह पर रुकने की गलती कभी भी नहीं करता। दरअसल वो बरसात का मौसम था। उस दिन लगातार बारिश बरसते हुए पूरे 4 दिन हो चुके थे, जिसकी वजह से हर तरफ चक्का जाम हो रखा था। कहीं से कुछ भी सामान इधर उधर नहीं हो पा रहा था।
तेज बारिश के कारण कई रास्ते ऐसे थे जो कि पूरी तरीके से बंद पड़ चुके थे और ऐसे में मार्केट में हर चीज की कमी आने लगी थी। रोजमर्रा की जिंदगी में खाने वाली कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको यूज करने का टाइम सिर्फ 2 से 3 दिन का ही होता है। और उस वक्त मैं एक ऐसी ही फैक्ट्री में लगा हुआ था जिसमें से कुछ ऐसा सामान सप्लाई होता था जिसकी मैन्युफैक्चरिंग के बाद उसको सिर्फ 2 से 4 दिन के अंदर अंदर ही काम में लेना होता था। अगर उससे ज्यादा लेट हो जाता तो फिर वो चीज खराब हो जाती थी और इसी कारण मेरे ऊपर हर वक्त उस फैक्ट्री से उस सामान को बाहर मार्केट में सप्लाई करने का बहुत तगड़ा प्रेशर रहता था, जिसके चलते चाहे कैसा भी मौसम हो या फिर मेरी कैसी भी तबीयत हो, लेकिन मुझे हर हाल में उस माल को जिस जगह पर मुझे पहुंचाने के लिए कहा जाता था तय वक्त पर मुझे उस माल को उस जगह पर पहुंचाना ही होता था। अब यहां पर मैं आप लोगों को बता ही देता हूं कि उस वक्त मैं एक मिल्क प्लांट में लगा हुआ था, यानी कि मेरा जो ट्रक था वो एक दूध के बहुत बड़े प्लांट में लगा हुआ था जहां से छोटी छोटी थैलियों में दूध की पैकिंग करके उसको मार्केट में निकाला जाता था। लेकिन पहले से ही वो दूध लगभग 3 से 4 दिन तक प्लांट में पड़ा हुआ रहता था, क्योंकि पैकिंग करते करते इतना वक्त तो लग ही जाया करता था, जिसके चलते उसको यूज करने के लिए सिर्फ 2 से 4 दिन का वक्त ही बचता था। तो ऐसे में जैसे ही मेरे ट्रक में लोड करने के जितना दूध थैलियों में पैक हो जाता था तो उसके बाद मुझे तुरंत ही उसको लेकर निकलना पड़ता था। और उस दिन तक जब लगातार 4 दिन से बारिश नहीं रुक रही थी तो 4 दिन से मैं किसी भी माल की सप्लाई करने के लिए कहीं पर भी नहीं गया था, क्योंकि तेज बारिश के कारण फैक्ट्री में भी जो काम था वो पूरी तरीके से बंद पड़ा हुआ था। लेकिन फिर 4 दिन तक जब मार्केट में इस चीज की कोई भी सप्लाई नहीं की गई तो बाहर से दूध की काफी ज्यादा डिमांड होने लगी, क्योंकि शहरों में लोग गांव की तरह अपने ही घर में कोई भैंस या गाय तो रखते नहीं। इसी वजह से उनको जो दूध है वो दूध की दुकान से ही परचेज करना पड़ता है, और दूध की दुकान से दूध परचेज तब किया जा सकता है जब आगे से सप्लाई होकर उस दुकान पर दूध पहुंचाया जा सके। और उस वक्त जिस दूध के प्लांट में मैं काम कर रहा था वो आसपास के कई शहरों में दूध की सप्लाई करने का सिर्फ एक ही प्लांट था। आज के जमाने में तो भले ही ऐसे बहुत सारे प्लांट हो गए होंगे, लेकिन उस वक्त अगल बगल के एरिया में सिर्फ वही एक ऐसी जगह थी जहां से इस चीज की सप्लाई की जाती थी। तो ऐसे में 4 दिन के बाद मुझे मजबूरन अपने ट्रक को लेकर एक बड़े शहर के लिए निकलना पड़ता है। उस वक्त मैं ग्वालियर से लखनऊ शहर के लिए निकला था। तो ऐसे में मुझे इस बात का अच्छी तरीके से पता था कि रास्ता काफी ज्यादा लंबा होने वाला है और इसमें मुझे बहुत वक्त भी लगेगा। इसीलिए मैं शाम के वक्त ही अपने ट्रक को लेकर निकल गया था, क्योंकि जैसा कि मैंने कहानी में आपको पहले बताया कि मेरा ऐसा मानना था कि रात के वक्त ट्रैफिक बहुत कम मिलता है। इसी वजह से मैं लगभग रात के वक्त ही सफर तय किया करता था। अब जिस हाईवे से होते हुए उस वक्त मैं लखनऊ शहर की तरफ जा रहा था, उस हाईवे पर एक जगह पर मुझे आगे की तरफ थोड़ा सा जाम लगा हुआ दिखाई देता है, और जब मैं भी उस जाम में फंस जाता हूं तो जाम में फंसने के बाद मुझे पता चलता है कि उस हाईवे पर आगे की तरफ जो फ्लाईओवर है उसके नीचे काफी ज्यादा पानी भर चुका था, जिसके कारण उसका कुछ हिस्सा ढह गया है और अब ऐसे में वो हाईवे पूरी तरीके से बंद पड़ चुका है। लेकिन अब मेरे ऊपर उस दूध को लखनऊ शहर तक पहुंचाने का काफी ज्यादा प्रेशर था। इसी वजह से मुझे किसी भी हाल में कोई भी दूसरा शॉर्टकट रास्ता लेकर उस जगह से निकलना था, लेकिन चारों तरफ से फंस जाने के कारण मैं अब किसी दूसरे रास्ते से भी वहां से नहीं निकल सकता था। लेकिन फिर थोड़ी ही देर में वहां पर ट्रैफिक पुलिस की कुछ गाड़ियां आती हैं और वो एक दूसरे रास्ते से सभी गाड़ियों को निकालने लगती हैं। जब मेरे ट्रक की भी बारी आई तो मैं उन्हीं में से एक पुलिस वाले से पूछता हूं कि भाई साहब ये रास्ता आगे जाकर कहाँ निकलेगा। तो वो मुझे बताता है कि ये इसी हाईवे पर निकालेगा, लेकिन बीच रास्ते में भी बारिश के कारण हो सकता है काफी ज्यादा पानी भरा हुआ हो, तो आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान से जाना, क्योंकि ये जो शॉर्टकट रास्ता है ये पूरा का पूरा कच्चा और जंगलनुमा इलाके के अंदर से गुजरेगा, जिसके चलते अंदर इस रास्ते की क्या हालत है इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। अब उस वक्त मैं बाकी की गाड़ियों के साथ साथ उस कच्ची सड़क पर निकल तो गया था, लेकिन मुझे बार बार यही डर सता रहा था कि कहीं इस कच्ची सड़क पर भी आगे की तरफ जंगल में कोई नदी या नाला ना मिल जाए, या फिर कहीं पर इतना ज्यादा पानी भरा हुआ मिल जाए कि मैं वहां से अपने ट्रक को निकाल ही ना सकूं, तो मेरे लिए ये तो और भी ज्यादा बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अब जिस वक्त मैं उस शॉर्टकट रास्ते पर उस फ्लाईओवर के पास से निकला था,
उस वक्त तक रात के लगभग 9 बजे का वक्त हो गया था और तब तक मुझे फैक्ट्री से निकले हुए भी काफी ज्यादा समय गुजर चुका था। तो ऐसे में अब मैं वापस फैक्ट्री में भी नहीं जा सकता था, क्योंकि मुझे इस बात का अच्छी तरीके से पता था कि अगर मैं इस दूध को लेकर वापस फैक्ट्री की तरफ गया तो फैक्ट्री के मालिक के द्वारा मुझे काफी ज्यादा डांटा जाएगा और हो सकता है मेरे ट्रक का मालिक भी मुझे इस नौकरी से निकाल दे। लेकिन उस वक्त मेरे ऊपर अपने घर की सारी आर्थिक जिम्मेदारियां थीं, जिसके चलते मैं उस नौकरी को नहीं छोड़ना चाहता था। अब मुझे उस कच्ची सड़क पर चलते हुए भी लगभग 1 घंटे का वक्त हो गया था। मेरे आगे पीछे कई गाड़ियां जा रही थी, लेकिन उस वक्त जब मैं ट्रक चला रहा था तो मुझे बार बार बहुत ही ज्यादा नींद की झपकियां आ रही थी, क्योंकि पिछले कई दिनों से ना सो पाने के कारण मेरी आंखों में बहुत ज्यादा नींद भरी हुई थी। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने तो पिछले 4 दिन से बारिश के कारण कोई भी माल की डिलीवरी नहीं की थी, तो फिर मैं सोया क्यों नहीं था? तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसा कि मैंने आपको कहानी में पहले बताया कि मेरे ऊपर मेरे परिवार की काफी ज्यादा जिम्मेदारी थी, जिसकी वजह से 4 दिन तक मैं छुट्टी करके अपनी मजदूरी को नहीं छोड़ना चाहता था। इसी वजह से ट्रक चलाने की जगह मैंने उस फैक्ट्री के अंदर ही जो कुछ भी छोटा मोटा काम था वो उन 4 दिनों तक किया था। हालांकि उस वक्त दूध का जो फिल्टरिंग का काम होता है वो तो बंद पड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी फैक्ट्री में ऐसे बहुत से काम होते हैं जो कि पेंडिंग में पड़े रहते हैं। तो उस वक्त मैंने बारिश के अंदर दिन रात लगकर वही काम किए थे और उन 4 दिन के दौरान ही मैंने 10 दिन के जितनी कमाई कर ली थी। लेकिन लगातार इतने दिनों तक कम नींद लेने के कारण उस वक्त जब मैं ट्रक चला रहा था तो अब मुझे बार बार नींद की झपकी आने लगी थी। इसी वजह से मैं काफी ज्यादा आंखें फाड़ फाड़ कर उस वक्त उस जंगलनुमा इलाके से अपने ट्रक को लेकर गुजर रहा था। पीछे की तरफ मेरा जो ट्रक था उसमें सिर्फ दूध की पैकिंग की हुई थैलियां ही भरी हुई थी। साथ ही उस टाइम पर जिस ट्रक को मैं चला रहा था वो एक कंटेनर ट्रक था, तो ऐसे में इतने लंबे ट्रैक को मैं काफी तेज स्पीड में भी नहीं चला सकता था और वो जो जंगल की सड़क थी वो तेज स्पीड में ट्रक चलाने के लायक भी नहीं थे। लेकिन तभी उस सड़क पर ट्रक चलाते चलाते ही मैं देखता हूं कि उस सड़क के किनारे जंगल के बीच एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ है, जो कि उस रास्ते से गुजरने वाले मेरी ही तरह के कई ट्रक ड्राइवरों को और बाकी की गाड़ियों को रुकने के लिए हाथ से इशारा कर रहा है। लेकिन कोई भी उसके पास अपने ट्रक या गाड़ी को नहीं रोक रहा था। साथ ही उस वक्त हल्की हल्की बारिश की बूंदें भी गिर रही थी और वो बूढ़ा आदमी उन बारिश के बूंदों के बीच भीगता हुआ अजीब तरीके से ठिठुर रहा था। उसको देखकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो काफी देर से वहां पर रुककर किसी से लिफ्ट मांगने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शायद कोई भी उसको लिफ्ट नहीं दे रहा है। अब उसकी वो हालत देखकर मुझे उसके ऊपर काफी ज्यादा दया आ जाती है, क्योंकि जब कभी भी मैं किसी भी बूढ़े आदमी को या बूढ़ी औरत को ऐसी हालत में देखता हूं तो मुझे अपने माँ बाप की याद आती है और उस वक्त मैं मन ही मन में सोचने लगता हूं कि अगर इसकी जगह पर मेरे माँ बाप होते और उनको कोई इस तरीके से लिफ्ट नहीं देता तो मुझे कैसा लगता। यही बात सोचकर उस वक्त मैं उस बूढ़े आदमी के पास जाकर अपने ट्रक को रोक लेता हूं। ट्रक को रोकते ही मैं जोर से आवाज लगाकर साइड वाली खिड़की से उससे पूछता हूं कि बाबा कहाँ जाना है? तो वो बूढ़ा आदमी मुझे अपने हाथ से आगे की तरफ इशारा करता है और मुझसे कहता है कि साहब यहां से थोड़ी दूर आगे ही मेरा गांव है, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मुझे वहां तक छोड़ दोगे। पिछले काफी लंबे समय से यहाँ बारिश में भीगता हुआ मैं कई लोगों से लिफ्ट मांगने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी मुझे लिफ्ट नहीं दे रहा। घर पर मेरी बीवी अकेली है और वो बीमार भी हैं। मैं शहर की तरफ उसके लिए दवाई लाने ही गया था। सुबह से घर से निकला हुआ हूं और मैंने कुछ खाया भी नहीं है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा भूख लग रही है और अब तो हाथ पैरों ने भी जवाब दे दिया है। आप मुझसे चाहे थोड़े बहुत पैसे ले लेना, लेकिन मुझे किसी भी तरीके से अपने ट्रक में लिफ्ट दे दो। तो अब जब मैं उस बूढ़े आदमी की ये सब बातें सुनता हूं तो मुझे उसके ऊपर और भी ज्यादा दया आ जाती है, जिसकी वजह से मैं उससे कहता हूं कि ठीक है बाबा, जल्दी से आकर ट्रक के केबिन में बैठ जाओ। अब जैसे ही मैंने उससे ये बात कही तो वो बूढ़ा आदमी थोड़ा मन ही मन खुश होते हुए मेरे ट्रक के सामने से आकर साइड की घड़ी को खोलकर मेरे ट्रक के केबिन में बैठ जाता है और उसके ट्रक में बैठते ही मैं फिर से अपने ट्रक को वहां से आगे की तरफ जल्दी से निकालने लगता हूं, क्योंकि जिस वक्त मैंने रुककर उससे ये सब बातें पूछी तो पीछे की तरफ से आ रहे दूसरे ट्रक और गाड़ियां बार बार हॉर्न मार रहे थे। इसी वजह से मैं जल्दी से वहां से अपने ट्रक को निकालने की कोशिश करता हूं।
अभी मैं उस बूढ़े आदमी के साथ अपने ट्रक में उसका कच्ची सड़क पर चलता हुआ जा ही रहा था कि तभी ट्रक चलाते चलाते ही जब मैंने उसकी तरफ कुछ पल के लिए देखा तो मुझे दिखाई दिया कि वो बूढ़ा आदमी ठंड के मारे काफी ज्यादा ठिठुर रहा है। उसने अपने दोनों हाथों को अपने कलेजे के पास समेट कर लगा रखा था। उसकी वो हालत देखकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे इसको काफी ज्यादा ठंड लग रही है। इसी वजह से मैं चलते हुए ट्रक से ही अपने एक हाथ से पीछे की सीट पर रखी हुई मेरी एक चद्दर उठाता हूं और उससे कहता हूं कि बाबा आप ये ओढ़ लो, आपको काफी ज्यादा ठंड लग रही है। तो मेरे ऐसा कहते ही वो बूढ़ा आदमी बिना कुछ कहे वो चद्दर लेकर ओढ़ लेता है, क्योंकि शायद उसको उस वक्त उस चीज की काफी ज्यादा जरूरत थी। लेकिन उसे ओढ़ने के बाद वो मुझसे कहता है कि बेटा तुम्हारी बहुत बहुत मेहरबानी जो तुमने मेरे ऊपर इतनी दया खाई, वरना मैं पिछले 2 घंटे से उसी जगह पर खड़ा रहकर कई लोगों से मदद मांग रहा था। तो उसके ऐसा कहने पर मैं उस बूढ़े आदमी से कहता हूं कि बाबा अगर आपको शहर ही जाना था तो आप किसी हाईवे वाले रास्ते से भी तो जा सकते थे, आप इस जंगल की सड़क से इस तरफ क्यों जाते हो? तो वो बूढ़ा आदमी मुझसे कहता है कि इस तरफ से जाने पर हमारा गांव पीछे की तरफ जो शहर है उसके काफी नजदीक पड़ता है। साथ ही मेरे पास किसी गाड़ी वाले को किराया देने के लिए इतने ज्यादा पैसे भी नहीं थे कि मैं सड़क से होते हुए किसी गाड़ी से जाऊं। इसी वजह से मैं हर बार इसी जंगल के रास्ते से शहर की तरफ जाता हूं। लेकिन आज इस बारिश के कारण घर पहुंचने में मैं बहुत ज्यादा लेट हो गया और घर पर तुम्हारी अम्मा मेरी राह देख रही हैं, क्योंकि उसको कल रात से ही पेट में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। साथ ही वो कुछ भी खा नहीं रही थी। उसने आते वक्त मुझसे कहा था कि जब मैं घर पर लौटूं तो उसके लिए कुछ खाने के लायक लेकर लौटूं, क्योंकि वो ऐसी वैसी चीजें तो खाती नहीं है और वो जो चीज खाती है वो बाहर के मार्केट में कहीं मिलती नहीं है, क्योंकि उसको बिल्कुल ताजा ताजा चीजें खाना पसंद है। इसी वजह से हम लोग इस जंगल के इलाके में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को जो चाहिए होता है वो बड़ी ही आसानी से मिल जाता है और शायद आज भी मिल जाएगा। अब उस वक्त उस बूढ़े आदमी ने जब मुझसे ये सब बातें कही तो मैंने सोचा कि शायद ये जंगल में उगने वाली हरी सब्जियों और बाकी की ताजा चीजों के मिलने की बात कर रहा होगा। यही बात सोचकर उस वक्त मैं उससे इन सब चीजों के बारे में ज्यादा कुछ पूछता नहीं हूं। लेकिन जब वो बूढ़ा आदमी मेरे ट्रक के केबिन में बैठा हुआ था उस वक्त मैं देखता हूं कि वो लगातार सामने की तरफ एक कतक देख रहा था। अब कुछ देर बाद चलते चलते उस सड़क पर एक घुमाव आता है और वो घुमाव एक टी पॉइंट की तरह था, जिसमें जो बाकी की गाड़ियां थी वो तो उस टी पॉइंट से टर्न लेकर दूसरी तरफ जा रही थी। लेकिन जैसे ही मैं भी उस टी पॉइंट पर अपने ट्रक को घुमाने लगा तो वो बूढ़ा आदमी मुझसे कहता है कि अरे बेटा तुम इस तरफ से जाने की गलती मत करो, क्योंकि ये जो रास्ता आगे इस तरफ जा रहा है वहां तुमको इस बारिश के कारण काफी ज्यादा पानी भरा हुआ मिलेगा और वहां पर तुम्हारे ट्रक के फंसने के काफी ज्यादा चांस हैं। तो तुम ऐसा करो कि इस टी पॉइंट से इस तरफ ट्रक को ना घुमाकर सीधा ही लेकर चलो, क्योंकि इसी तरफ मेरा गांव है और इस तरफ से जाने पर तुम्हें रास्ते में कहीं पर कोई भी पानी भरा हुआ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मेरा तो हर रोज इधर से आना जाना लगा रहता है। इसी वजह से मुझे इन सब चीजों के बारे में काफी अच्छी तरीके से पता है। साथ साथ ही इधर से जाने पर तुम्हें बहुत कम दूरी में ही आगे की तरफ हाईवे मिल जाएगा, जिस पर चढ़कर जहां भी तुम्हें जाना है तुम वहां जा सकते हो। अब जैसे ही वो बूढ़ा आदमी मुझसे ये बात कहता है तो मैं उसकी बात मानकर अपने ट्रक को उस टी पॉइंट पर घुमाने के बजाय सीधा ही उस रास्ते पर आगे की तरफ लेकर चला जाता हूं। साथ ही उस वक्त मुझे एक बात यह भी लगी कि शायद इतनी तेज बारिश में ये बूढ़ा आदमी यहां से अपने गांव की तरफ पैदल नहीं जाना चाहता होगा, क्योंकि पहले ही इसको इतनी तेज सर्दी लग रही है। तो शायद इसीलिए इसने सोचा होगा कि मैं ट्रक वाले को अपने गांव के बीच से ही लेकर चलता हूं, ताकि मैं भी वहां अपने घर के सामने उतर जाऊंगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो इसी बहाने इस बूढ़े आदमी की भी मदद हो जाएगी। लेकिन उस वक्त मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे की तरफ जिस गांव के बीच से होकर मैं गुजरने वाला हूं वो गांव कोई ऐसा वैसा गांव नहीं है, बल्कि जब मेरी आंखों के सामने उस गांव की सच्चाई आएगी तो डर के मारे मेरे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। उस टी पॉइंट से लगभग 4 से 5 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद दूर से ही उस जंगल के बीच मुझे एक गांव के जैसा इलाका दिखाई देने लगता है। लेकिन जब मैं अपने ट्रक को लेकर उस बूढ़े आदमी के साथ उस गांव के बगल से गुजरने लगा तो वो बूढ़ा आदमी मुझे फिर से कहता है कि तुम अपने ट्रक को गांव के बीच के रास्ते से भी निकाल सकते हो,
क्योंकि वो रास्ता भी आगे जाकर इसी सड़क पर फिर से निकल जाएगा। लेकिन इस बार जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने मुझसे ये बात कही तो मैं सोचता हूं कि ये बूढ़ा आदमी तो मुझसे चिपक ही गया है। थोड़ी देर खुद भी पैदल निकल लेगा तो इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसी वजह से मैं उससे थोड़ा तेज आवाज में कहता हूं कि अरे बाबा, अब आप थोड़ी दूर पैदल भी जा सकते हो। मुझे वैसे ही बहुत ज्यादा लेट हो रही है। मुझे ट्रक में पीछे की तरफ जो माल है उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आगे एक शहर में पहुंचाना है। तो अब मैं आपकी इससे ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा। यही बात कहकर मैं अपने ट्रक को उस गांव के बगल से गुजर रही सड़क के ऊपर ही रोक देता हूं। मेरे वहां पर ट्रक रोकते ही वो बूढ़ा आदमी मेरी बात समझ जाता है और मेरे ट्रक से नीचे उतर जाता है। जैसे ही वो मेरे ट्रक से नीचे उतरता है तो मैं फिर से अपने ट्रक को वहां से स्टार्ट करके आगे निकल लेता हूं। लेकिन थोड़ी दूर आगे आते ही मुझे याद आता है कि उस बूढ़े आदमी ने तो मेरी वो छद्दर भी मुझे वापस नहीं लौटाई, जिसको मैंने उसको सर्दी से बचने के लिए ओढ़ाया था। लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि कोई बात नहीं, मैं दूसरी ले लूंगा। वो उस बूढ़े आदमी के काम आए, वो बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी वो बूढ़ा मुझे बता रहा था कि वो काफी ज्यादा गरीब है, उसके पास किराए के पैसे देने के लिए भी पैसे नहीं थे। लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि जब उसने मुझसे लिफ्ट मांगी थी तब उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि वो मुझे किराए के पैसे दे देगा। फिर मुझे लगा कि शायद उस वक्त किसी ने भी जब उसको लिफ्ट नहीं दी थी तो शायद इसी वजह से उसने मुझे पैसों का लालच देकर ट्रक रोकने के लिए और अपने आप को लिफ्ट देने के लिए ऐसी बातें कही होगी। लेकिन अब जैसे ही मैं उस गांव के बगल से गुजरने लगा तो मुझे बार बार बहुत तेज नींद आने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे अब मैं थोड़ी बहुत दूर भी ट्रक नहीं चला पाऊंगा। इसी चीज के चलते मैं मन ही मन खुद से कहता हूं कि अरे देवकरण, जिंदगी में हमेशा ऐसे ही ट्रक चलाना है और ये सब चीजें ऐसे ही चलती रहेगी। अगर जिंदगी रहेगी तो अपन दूसरा कोई काम कर लेंगे, लेकिन अगर नींद के कारण अपने साथ कोई हादसा हो गया तो फिर बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और अगर थोड़ा बहुत लेट भी पहुंच जाएंगे तो कह देंगे कि रास्ते में बारिश की वजह से टाइम लग गया। यही बात सोचकर मैं उस गांव के बगल में ही अपने ट्रक को रोक देता हूं, क्योंकि मैंने सोचा कि आगे तो फिर से जंगल का इलाका आने वाला है, तो वहां ट्रक रोककर थोड़ी नींद की झपकी लेने से अच्छा है मैं इसी गांव के बगल में ही अपने ट्रक को रोककर थोड़ा सा सुस्ता लेता हूं, क्योंकि अगर बीच में कोई गड़बड़ हुई तो मदद के लिए मेरे पास इस गांव के लोग तो हैं ही, जिनसे मैं मदद मांग लूंगा। लेकिन उस वक्त मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस जगह से मैं मदद मांगने की सोच रहा था उस जगह से मुझे मदद नहीं बल्कि और ही कुछ मिलने वाला था। अब जैसे ही मैंने उस जगह पर ट्रक को रोका और ट्रक को रोककर ट्रक की हेडलाइट की रोशनी बंद करके मैं सोने की कोशिश करने लगा, तो उस वक्त ट्रक की हेडलाइट की रोशनी बंद करते ही चारों तरफ बिल्कुल घना अंधेरा छा गया था। सोते वक्त मैंने देखा कि बगल में जो गांव है उस गांव में कहीं पर भी किसी भी घर में कोई भी लाइट नहीं जली हुई है। लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि शायद हो सकता है इस गांव में जंगल के बीच में कोई भी लाइट की व्यवस्था ना हो और लोग लालटेन या फिर बाकी की चीजों से ही आग जलाकर अपना काम निकालते होंगे। लेकिन शायद इस बारिश के मौसम में किसी ने भी कोई आग नहीं जला रखी होगी। यही बात सोचकर उस वक्त मैं वहां पर सो जाता हूं। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि उस वक्त मुझसे काफी तेज नींद आ रही थी, तो इसी चीज के चलते मुझे सोते ही वहां पर नींद भी आ जाती है। अभी मैं नींद में ही था कि तभी मुझे अचानक से किसी चीज के खटकने की आवाज सुनाई देती है। जब मुझे वो आवाज सुनाई देती है तो मैं एक तो बार तो नींद में ही उस चीज को नजरअंदाज करता हूं और फिर से नींद लेने लगता हूं। लेकिन जब बार बार किसी चीज के खटकने की आवाज आने लगी तो जब मैं अपनी आंखों को खोलकर देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि कोई बाहर की तरफ से मेरे ट्रक की खिड़की को खटखटा रहा है। जैसे ही ये चीज हुई तो मेरे डर के मारे होश उड़ जाते हैं और मैं उठकर साइड में देखता हूं, क्योंकि मुझे लगा कि कहीं कोई लुटेरा ही तो बाहर की तरफ नहीं आ गया है। लेकिन जब मैंने बाहर की तरफ झांक कर देखा तो मुझे दिखाई दिया कि बाहर की तरफ और कोई नहीं बल्कि वही बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ है जिसको अभी अभी मैं अपने साथ ही उस गांव तक लेकर आया था। लेकिन इस बार उस बूढ़े आदमी के हाथ में एक बड़ी सी केतली थी। उस केतली को देखकर मुझे समझ में आ गया था कि शायद ये बूढ़ा आदमी मेरे लिए अपने घर से चाय बनाकर आया है, क्योंकि उस वक्त उसके हाथ में जो केतली थी वो एक चाय ढालने वाली केतली थी। अब उसको बाहर खड़ा हुआ देखकर मैं उस बूढ़े आदमी से कहता हूं कि अरे बाबा, आप बाहर क्यों खड़े हुए हो, अंदर आ जाओ। फिर मेरे ऐसा कहते ही वो बूढ़ा आदमी अंदर चढ़ जाता है और मुझसे कहता है कि जब मैं ट्रक से उतरने के बाद अपने घर की तरफ जा रहा था
तो मैंने जाते जाते ही ट्रक के बंद होने की आवाज़ सुनी और उस आवाज़ को सुनकर मैं वापस इसी तरफ लौट कर आया तो मैंने देखा कि तुम यहीं पर रुककर थोड़ा आराम कर रहे हो। अब अगर तुमने मेरी इतनी मदद की थी तो मैंने भी तुम्हारी मदद के लिए अपने घर जाते ही तुम्हारी अम्मा से तुम्हारे लिए चाय बनवाई और तुम्हारे लिए चाय ले आया, क्योंकि मुझे पता है कि इतना लंबा सफ़र तय करने के दौरान ट्रक ड्राइवर को चाय पीने की बहुत आदत होती है और चाय से थोड़ी सुस्ती भी दूर हो जाती है। साथ ही मैं तुम्हारी ये कंबल भी भूल से अपने साथ ले गया था, तो मैंने सोचा कि चाय के बहाने मैं तुम्हें ये कंबल भी वापस लौटा दूंगा। अब उस बूढ़े आदमी के मुंह से ये बात सुनकर मैं मन ही मन सोचता हूं कि ये बूढ़ा आदमी कितना अच्छा और ईमानदार है, जो इस छोटी सी कंबल को भी वापस लौटाने के लिए मेरे पास वापस आया है और साथ में मेरे लिए चाय भी बनाकर लाया है। लेकिन वो बूढ़ा आदमी वहीं की वहीं मुझे वो कंबल देकर अपने साथ लाए हुए एक गिलास में चाय डालने लगता है। उस गिलास में चाय डालने के बाद वो गिलास पकड़ाता है और फिर मुझे वो कंबल देकर मेरे ट्रक से नीचे उतरकर उस गांव की एक गली की तरफ निकल जाता है। अब जिस वक्त मैं ट्रक में बैठा बैठा उसकी दी हुई वो चाय पी रहा था, तो चाय पीते पीते ही मुझे याद आया कि अरे, उस बूढ़े आदमी ने तो अपनी कंबल ही अपने को वापस लौटा दी, तो फिर भला मैं उसके दिए हुए इस गिलास को अपने साथ कैसे लेकर जा सकता हूँ। साथ ही उस वक्त वो जो गिलास था वो दिखने में भी काफी ज्यादा पुराने जमाने का लग रहा था। साथ ही वो कोई स्टील का या कागज का गिलास नहीं था, बल्कि वो एक तांबे का बड़ा सा गिलास था। तो वैसे गिलास को मैं उसे वापस लौटाए बिना वहां से नहीं जा सकता था। इसी वजह से वो चाय पीने के बाद मैं उस गिलास को लेकर अपने ट्रक से नीचे उतरने लगता हूं। लेकिन तभी अचानक से ही मेरी नजर मेरी उस कंबल पर जाती है, जिस कंबल को वो बूढ़ा आदमी मुझे वापस लौटा कर गया था। जैसे ही मैं उस कंबल को देखता हूं तो मुझे कुछ अजीब सा लगता है। इसीलिए जब मैंने गौर से उसकी तरफ देखा तो मुझे दिखाई दिया कि उस कंबल पर जगह जगह पर खून के धब्बे लगे हुए हैं। ये चीज देखकर मुझे बहुत ज्यादा अचंभा होता है, क्योंकि जब मैंने उसको वो कंबल दी थी उस वक्त तो वो कंबल बिल्कुल साफ सुथरी थी। तो फिर अब जब वो बूढ़ा आदमी मुझे वो कंबल वापस लौटा कर गया तो इतनी जल्दी ही उस पर वो खून के धब्बे कैसे आ गए थे, ये उस वक्त मुझे समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए मैं सोचता हूं कि चलो मैं उस बूढ़े आदमी को ये गिलास भी वापस लौटा दूंगा और उससे ये भी पूछ लूंगा कि इस कंबल पर ये खून के धब्बे कैसे लगे हुए हैं। लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि मैं तो इस गांव में उस बूढ़े आदमी का घर जानता ही नहीं हूं, तो फिर उसके घर पर कैसे जाऊंगा। लेकिन फिर मैंने मन ही मन सोचा कि गांव के अंदर जाने के बाद जो कोई भी मिलेगा मैं उससे पूछ लूंगा। अब जिस वक्त ये सब चीजें चल रही थीं, उस वक्त शायद रात के लगभग 11 बजे का वक्त हो रहा था। उस वक्त मैं अकेला ही अपने ट्रक से नीचे उतरकर जिस गली की तरफ से होते हुए वो बूढ़ा आदमी अपने गांव के अंदर गया था, उसी गली से मैं भी धीरे धीरे अंधेरे में ही उस गांव के अंदर जाने लगता हूं, क्योंकि उस वक्त मेरे पास ना ही तो कोई टॉर्च या फिर लालटेन थी और ना ही मेरे साथ मेरा कोई खलासी था, क्योंकि मेरे ट्रैक पर खलासी का कोई काम ही नहीं था। ट्रक में जो माल लोड होता था वो फैक्ट्री के लोग ही कर दिया करते थे और जिस जगह पर मुझे माल पहुंचाना होता था उस जगह पर भी माल उतारने वाले लोग होते थे। तो ऐसे में शुरू से ही ट्रक का जो मालिक था वो मेरे साथ किसी भी खलासी को नहीं रखता था और तब तक उन 5 सालों के दौरान मैं अकेला ही सफर तय करता आ रहा था। अब जब रात के अंधेरे में मैं धीरे धीरे उस गांव की उस उबड़ खाबड़ सड़क से जब उस गांव के अंदर की तरफ जाने लगा तो उस सड़क की वो हालत देखकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई उस गांव की उस सड़क से आता जाता ही नहीं है, क्योंकि वो सड़क इतनी ज्यादा टूटी फूटी और उबड़ खाबड़ थी कि उसको देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो कोई गांव की सड़क है, बल्कि वो तो किसी पहाड़ के ऊपर बना हुआ कोई उबड़ खाबड़ रास्ता लग रहा था। साथ ही उस सड़क के दोनों तरफ जो कच्चे मकान थे, उन मकानों की हालत देखकर भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि उसके अंदर कोई रहता है, क्योंकि उन मकानों के बाहर की तरफ जो दरवाजे थे वो पूरी तरीके से बंद थे। लेकिन इसके साथ ही उन पर इतनी ज्यादा दीमक लगी हुई थी कि उनकी वो हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो दरवाजे पिछले कई सालों से बंद पड़े हुए हों और उन घरों के अंदर कोई नहीं रहता है। तभी मैं धीरे धीरे चलते चलते उस गांव के हर एक घर को देखते हुए उस गांव के काफी अंदर तक चला गया था। लेकिन इतनी दूर तक आने के दौरान भी मुझे हर घर की बिल्कुल यही हालत दिखाई दे रही थी। किसी घर के ऊपर छत नहीं थी और अगर किसी के ऊपर थी भी तो पूरी तरीके से सड़ गल चुकी थी। उस गांव की वो हालत देखकर मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उस गांव में कोई इंसान रहता होगा, क्योंकि उस गांव में किसी इंसान के तो रहने की दूर की बात थी,
बल्कि वहां तो मुझे कोई गली का भटकता हुआ कुत्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो ऐसे में मेरे लिए उस बूढ़े आदमी का घर ढूंढ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। और अब तो धीरे धीरे मुझे उस बूढ़े आदमी के ऊपर भी शक होने लगा था, क्योंकि उस गांव में जब मुझे ऐसे टूटे फूटे और वीरान हो चुके घर दिखाई दिए और उन घरों के बाहर काफी लंबा लंबा घास उगा हुआ दिखाई दिया, तो उस हालत को देखकर मैं समझ गया था कि शायद इस गांव के लोग आज से कई साल पहले ही इस गांव को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा चुके हैं और अब इस गांव में कोई भी नहीं रहता। लेकिन फिर वो बूढ़ा आदमी मुझसे ऐसा क्यों कह रहा था कि वो इसी गांव के अंदर रहता है, और अभी कुछ देर पहले वो इसी गांव की सड़क से होते हुए अंदर भी आया था, तो इतनी जल्दी ही वो अचानक से कहां चला गया। उस वक्त मैं उस गांव के बीचों बीच रात के उस घने अंधेरे में खड़ा खड़ा यही सोच रहा था। लेकिन तभी मुझे अचानक से ही एक घर के अंदर से ऐसी आवाज सुनाई देती है जैसे कोई किसी बहुत ही धारदार चीज से किसी चीज को काट रहा हो। बार बार मुझे वो टक टक की आवाज सुनाई दे रही थी। वो आवाज कुछ इस तरह की थी जैसे कि कोई किसी कुल्हाड़ी या फिर बड़े से धारदार चक्कू टाइप के औजार से किसी लकड़ी के ऊपर किसी चीज को रखकर काट रहा है, और वो लगातार उस चीज को काटे ही जा रहा था। अब जैसे ही मुझे ये आवाज सुनाई दी, तो जिस तरफ से मुझे वो आवाज आ रही थी मैं उसी तरफ जाता हूं। जब मैं उस घर के बिल्कुल कोने तक पहुंच गया तो मुझे दिखाई दिया कि उस घर के अंदर एक हल्की हल्की रोशनी जल रही है, जो कि उस घर की दीवार के ऊपर बने हुए एक छोटे से खिड़की टाइप के हिस्से से बाहर की तरफ आती हुई दिखाई दे रही थी। अब यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि उस गांव में जो घर बने हुए थे वो बहुत ही पुराने जमाने के और पुरानी टाइप के बने हुए थे, जिसकी वजह से उन घरों में आज के घरों की तरह कोई भी खिड़की या फिर रोशनदान नहीं था, बल्कि हर एक घर में छोटे छोटे छेद बने हुए थे, जो कि शायद हवा के आने जाने या अंदर की तरफ से बाहर की तरफ देखने के लिए बनाए गए थे। अब उन्हीं तरह के छेदों में से उस घर के अंदर से आती हुई रोशनी को देखकर मैं उस दीवार के थोड़ा करीब जाता हूं। लेकिन जैसा कि मैंने कहानी में आपको पहले बताया कि उस गांव के सभी घरों के बाहर लंबी लंबी घास उगी हुई थी और दीवारों की अगल बगल में ढही हुई उन दीवारों के ही पत्थर पड़े हुए थे। इसी वजह से मुझे उस घर के उस छेद के थोड़ा करीब जाने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उस दीवार के बगल में जो घास उगा हुआ था उस घास में मुझे रात के वक्त कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। साथ ही दीवार के पास में पड़े हुए उन उबड़ खाबड़ पत्थरों के बीच जैसे ही मैंने अपने कदम रखे तो उनमें से कुछ पत्थर अपने आप ही के खिसक कर नीचे की तरफ गिरने लगे थे। लेकिन फिर मैंने किसी तरीके से ध्यान से वहां पर पैर रखते हुए उस घास को साइड में हटाया, और घास को साइड में हटाकर जब मैं उस घर की दीवार के पास गया और जब मैंने दीवार के अंदर बनी हुए उस छेद से उस घर के अंदर की तरफ देखा, तो उस घर के अंदर का नजारा देखकर मेरी वही की वही फटकर हाथ में आ गई थी, क्योंकि अंदर की तरफ उस घर में जो कुछ भी चल रहा था वो सच में ही बहुत ज्यादा डरावना था। अगर रात के उस वक्त मेरी तरह ही कोई दूसरा इंसान भी वो सब कुछ देख लेता तो उसका भी बिल्कुल वही हाल होता जो उस वक्त मेरा हुआ था, क्योंकि जैसे ही मैंने दीवार में बने हुए उस खिड़की नुमा छेद से उस घर के अंदर देखा तो मुझे दिखाई दिया कि उस घर के अंदर जिस दीवार से मैं झांक रहा हूं वो एक कमरे की दीवार है, और वो कमरा उस घर में कोने की तरफ बना हुआ था। लेकिन जब मैं उस कमरे के अंदर देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि उस कमरे में बिल्कुल बीचों बीच एक बड़ी सी लोहे की बनी हुई टेबल पड़ी हुई है, और उस टेबल पर एक आदमी की सिर कटी हुई लाश पड़ी है। उस वक्त उस लाश का सिर्फ शरीर ही था, वहां पर उसके सिर का नामो निशान भी नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने ये चीज देखी तो मैं काफी ज्यादा घबरा गया। पर फिर मैं अपनी नजरों को तिरछा करके जब उस कमरे में इधर उधर देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि उस कमरे में ऊपर की तरफ एक लोहे का तार बंधा हुआ है, और उस लोहे के तार पर जिस तरीके से कपड़े सूखते हैं उसी तरीके से इंसानों के कटे हुए सिर लटके हुए थे। यानी कि उस वक्त उस तार पर लगभग 10 से 15 आदमियों और औरतों के कटे हुए सिर लटके हुए थे। कहने का मतलब उस वक्त उस कमरे के अंदर सिर्फ मर्द लोगों के ही सिर नहीं थे, बल्कि उनमें से लगभग 4 से 5 औरतों के भी कटे हुए सिर थे। लेकिन उन कटे हुए सिरों का मरा हुआ शरीर उस वक्त मुझे उस कमरे में कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन इसके बाद जैसे ही मैंने उस लोहे की टेबल पर सिर कटी हुई उस लाश की तरफ नजरें दौड़ाई, और जब मैंने उसकी तरफ गौर से देखा तो मुझे दिखाई दिया
कि उस लाश को गर्दन से लेकर नीचे तक बिल्कुल बीच में से फाड़कर उसको अलग किया गया है। उसकी वो हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसका वहां पर पोस्टमार्टम किया हो। अभी मैं वो सब चीजें देख ही रहा था कि तभी अचानक से ही मुझे उस कमरे के अंदर से एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है, और वो आवाज कुछ इस तरह की थी जैसे कि कोई किसी बड़े से लोहे के दरवाजे को खिसका कर उस कमरे के अंदर घुस रहा हो। और थोड़ी ही देर में मेरा ये शक यकीन में भी बदल जाता है। दरअसल जब मैं उस दीवार से चिपक कर लगातार उस कमरे के अंदर देखता रहा तो मुझे दिखाई दिया कि उस कमरे का दरवाजा खोलकर उसके अंदर एक औरत आती है। लेकिन उस औरत को देखकर मुझे यह पता चल चुका था कि वो कोई जवान औरत नहीं बल्कि एक अधेड़ उम्र की बूढ़ी औरत है। लेकिन उस औरत की वो हालत देखकर मुझे ये समझ में ही नहीं आया कि इसने अपनी ऐसी हालत क्यों बना रखी है। दरअसल जब मैं उस दीवार के छेद में अंदर की तरफ देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि उस औरत ने अपने सिर के पूरे बाल काट रखे हैं। उस वक्त उसके सिर पर बालों का नामो निशान भी नहीं था, लेकिन उसने अपनी नाक में एक लंबी सी नथ पहन रखी थी, यानी कि जिस तरह की गोल घुमावदार चूड़ी की तरह की चीज गांव की औरतें अपनी नाक में पहनती हैं, उस वक्त उस औरत ने बिल्कुल कुछ वैसा ही अपनी नाक में पहन रखा था। साथ ही उसके शरीर पर इतनी ज्यादा झुर्रियां पड़ी हुई थीं कि उन झुर्रियों को देखकर मैं ये अंदाजा लगा रहा था कि शायद इसकी उम्र 60 से 65 साल के आसपास में है। लेकिन भला इस उम्र में भी उस वक्त वो उन लोगों को उस तरीके से मारकर उनके सिर और उनकी लाशों को वहां पर क्यों इकट्ठा कर रही थी, ये उस वक्त मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। उस वक्त मुझे डर तो काफी ज्यादा लग रहा था, लेकिन मैं ये देखना चाहता था कि आखिर वो औरत उस कमरे में आने के बाद आगे क्या करती है। इसीलिए मैं किसी छिपकली की तरह उस दीवार के पास चिपका रहकर लगातार उस कमरे के अंदर जो कुछ भी हो रहा था उसे देखे जा रहा था। लेकिन इसी दौरान मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे मेरा सिर हल्का हल्का चकरा रहा है और मुझे चक्कर आ रहे हैं। धीरे धीरे वो चीज मेरे शरीर में बढ़ती जा रही थी और मेरे हाथ पैर अजीब तरीके से कपकपाने लगे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी चीज का मेरे ऊपर असर हो रहा है, जिसकी वजह से मेरा शरीर इस तरीके से अपने आप ही कंपन लगा था। लेकिन फिर भी मैं इन सब चीजों के होने के बावजूद भी उस कमरे के अंदर जो कुछ भी हो रहा था उसको देखना चाहता था। अब जब मैं उस दीवार के पास खड़ा रहकर लगातार उस कमरे के अंदर देखता रहा तो आगे मुझे दिखाई देता है कि वो औरत उस कमरे के अंदर एक बड़ा सा चाकू की तरह का एक धारदार हथियार लेकर आती है। उस तरह का धारदार हथियार गांव में अक्सर पशुओं का चारा काटने के काम आता है, लेकिन उस वक्त वो औरत उस हथियार को कोई पशुओं का चारा काटने के लिए नहीं बल्कि उस टेबल के ऊपर पड़ी हुई उस लाश को काटने के काम में ले रही थी। यानी कि जब वो उस कमरे के दरवाजे से उस टेबल के पास में आती है तो वहां आते ही वो सबसे पहले उस क्लास के फटे हुए पेट के अंदर से उसकी अतड़ियों को निकालकर बाहर फेंक देती है और उसके बाद उसकी कलेजे को निकालकर उस धारदार हथियार से उसके टुकड़े टुकड़े करने लगती है। जिस वक्त जब वो उस कलेजे को काट रही थी तो वहां पर बिल्कुल वैसे ही आवाज आ रही थी जैसी आवाज को सुनकर मैं उस घर के करीब आया था। यानी कि उस आवाज को सुनकर मुझे यकीन हो गया था कि अभी कुछ टाइम पहले मुझे जो आवाज सुनाई दे रही थी वो इसी औरत के द्वारा इस लाश को काटने की आवाज थी। लेकिन उस कमरे के अंदर का माहौल देखकर मैं पूरी तरीके से सकपका गया था और उस वक्त मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर अब मैं क्या करूं। तभी मैं वहां चिपका चिपका ही सोचता हूं कि मेरा यहां से चुपचाप निकल जाना ही ठीक रहेगा, क्योंकि यहां पर जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा भयानक और खतरनाक है। अगर एक बार मैं इस बूढ़ी औरत के हत्थे चढ़ गया तो फिर शायद मेरा भी वही हाल होगा जो मेरी आंखों के सामने पड़ी हुई इस आदमी की लाश का हो रहा है। अब मैं यही बात सोचकर जैसे ही वहां से निकलने की सोचता हूं तो उस वक्त चक्कर आने की वजह से पहले से ही मेरे पैर कपकपा रहे थे। इसी वजह से मैं ठीक तरीके से उस दीवार के पास पड़े हुए पत्थरों से नीचे नहीं उतर पाता हूं और गड़बड़ाहट में मेरे पैरों के नीचे से कुछ पत्थर खिसक कर नीचे गिर जाते हैं, जिनके नीचे गिरने की वहां पर काफी तेज आवाज होती है। और जैसे ही वहां पर उस दीवार के पास में वो आवाज होती है तो अंदर की तरफ उस लाश के टुकड़े कर रही उस बूढ़ी औरत की नजरें मेरी तरफ जाती हैं। अब उस आवाज को होता हुआ देखकर मैं भी मेरे मन में यही सोचता हूं कि कहीं उस औरत को यह आवाज सुनाई ना दे गई हो। और जैसे ही मैं ये बात कंफर्म करने के लिए फिर से उस दीवार के छेद से अंदर की तरफ झांकता हूं तो मैं देखता हूं कि वो औरत गौर से मेरी तरफ ही देख रही थी।
उस वक्त मेरी और उस औरत की कुछ पल के लिए नजरें भी मिल जाती हैं, लेकिन मेरी तरफ देखते ही जब वो अजीब तरीके से मुस्कुराती है तो उसकी उस डरावनी मुस्कान को देखकर मैं समझ गया था कि अब ये मेरे को नहीं छोड़ने वाली। इसी वजह से मैं फटाक से पीछे की तरफ पलटकर वहां से भागने की सोचता हूं, लेकिन जैसे ही मैं पीछे की तरफ पलटकर उन पत्थरों के ढेर से नीचे उतरता हूं तो नीचे उतरते ही मुझे अंधेरे में मेरे सामने की तरफ से वही बूढ़ा आदमी आता हुआ दिखाई देता है जो अभी कुछ देर पहले मुझे वो चाय पिलाकर आया था। अब जैसे ही मैं उस बूढ़े आदमी को देखता हूं तो मदद की उम्मीद से मैं उसकी तरफ भागता हूं, लेकिन इससे पहले कि मैं उसके पास पहुंचकर उसे कुछ बता पाता, उससे पहले ही उसके पास पहुंचते ही वो अंधेरे में अपने पीछे की तरफ से एक मोटा सा लोहे का हथौड़ा निकालता है और जोर से मेरे सिर पर दे मारता है। जैसे ही वो मुझे उस हथौड़े की मेरे सिर पर मारता है तो मैं वहीं धड़ाम से गिर जाता हूं और नीचे गिरते ही बेहोश हो जाता हूं, क्योंकि पहले से ही मेरे शरीर में कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी वजह से मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा था। लेकिन अब उस हथौड़े की चोट पड़ते ही तो मैं बिल्कुल बेबस होकर वहां पर गिर गया था, और गिरते ही बेहोश होने के बाद मेरे साथ आगे क्या हुआ इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने आप को उसी खूनी कमरे के अंदर पाता हूं जिस कमरे के अंदर मैंने वो लाश कटते हुए देखी थी। और मेरे लिए सबसे ज्यादा डरने वाली बात यह थी कि उस वक्त मैं उसी लोहे की बड़ी सी टेबल के ऊपर लेटा हुआ था, जिस टेबल के ऊपर अभी मैंने कुछ देर पहले उस लाश को कटते हुए देखा था। अपने आप को वहां पर पाकर मैं समझ गया था कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। लेकिन तभी जब मैं अपनी नजरों को घुमाकर चारों तरफ गौर से उस कमरे के अंदर देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि उस कमरे के अंदर किसी लैब की तरह अलग अलग प्रकार के कांच के बर्तन रखे हुए हैं और उन सभी बर्तनों के नीचे आग जली हुई है। साथ ही उन बर्तनों में ऊपर के किनारे तक पानी भरा हुआ था। साथ ही आप लोगों को इससे आगे की बात सुनकर अंदाजा होगा कि उस वक्त मैं कितना डर में था। दरअसल जैसे ही मैं उन कांच के बर्तनों में देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि उन कांच के पानी से भरे हुए बर्तनों में और कुछ नहीं बल्कि इंसानी शरीर के अलग अलग अंग थे, जिनको उस वक्त उन कांच के बर्तनों में पानी के अंदर डालकर उबाला जा रहा था। उनमें से किसी बर्तन में इंसान की आंख पड़ी हुई थी तो किसी में इंसान की कलेजी, कुछ बर्तनों में इंसान की किडनी पड़ी हुई थी तो कुछ में जिंदा इंसान का निकाला हुआ दिल। ये सब चीजें देखकर मैं समझ गया था कि यहाँ पर मरने वालों को बहुत ही दर्दनाक और भयानक मौत दी जाती है। इसके साथ ही उस कमरे में दीवार के एक तरफ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, बिल्कुल वैसे ही इंसानों के कटे हुए सिर लटके हुए थे, लेकिन उन लटके हुए सिरों के चेहरों में एक भी चेहरे की आंख नहीं थी। यानी कि उनमें से हर उस इंसान की आंखें निकाल ली गई थीं जिनका वो कटा हुआ सिर वहां पर लटका हुआ था। अब अपने आप को इतनी भयानक हालत में पाकर मैं समझ गया था कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। लेकिन तभी अचानक से फिर से उस कमरे का दरवाजा खटकता है और उस दरवाजे के बाहर से वो बूढ़ी औरत निकलकर अंदर आती है। लेकिन जैसे ही उस बूढ़ी औरत को देखकर मैं वहां से भागने की कोशिश करता हूं तो मैं देखता हूं कि उस बूढ़ी औरत ने मुझे बहुत लंबे लंबे कटीले तारों से वहां पर उस टेबल से बांध रखा है, जिसकी वजह से जैसे ही मैंने अपने शरीर का जोर लगाकर वहां से भागने की कोशिश की तो वो सारे के सारे तार मेरे शरीर के अंदर चुभने लगे और कुछ तार तो अंदर मेरे शरीर में धंस भी गए थे, जिसकी वजह से मुझे बहुत भयंकर दर्द हो रहा था। अब मैं चाहकर भी वहां से भागने की कोशिश नहीं कर सकता था और ना ही दर्द के मारे झटपटा सकता था, क्योंकि जैसे ही मैं थोड़ा बहुत हिलता तो वो कांटे वाले तार मेरे शरीर के अंदर चुभते। इसी वजह से अब मैं वहां पर बिल्कुल किसी निर्जीव वस्तु की तरह पड़ा पड़ा मेरी आंखों के सामने जो कुछ भी हो रहा था वही सब कुछ देख रहा था। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा ताज्जुब उस बूढ़े आदमी का हो रहा था जो कि मेरे सामने बिल्कुल भोला भाला इंसान बनकर आया था, और फिर किस तरीके से उसने मेरे सिर पर उस हथौड़े से मारा। वो सब चीजें मुझे बार बार अपने द्वारा की गई उस गलती के ऊपर पछतावा करवा रही थी, जिस गलती के चलते मैंने उस बूढ़े आदमी को अपने ट्रक के अंदर लिफ्ट दे दी थी। क्योंकि उस वक्त उस औरत के अंदर आते ही वो बूढ़ा आदमी भी उसके पीछे पीछे ही वहां अंदर आ गया था, और फिर वो दोनों ही अपने हाथों में वो धारदार हथियार लिए हुए अजीब तरीके से हंसते हंसते मेरी तरफ बढ़ने लगे थे। उनको अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर मैं समझ गया था कि अब ये मुझे जिंदा ही काटने वाले हैं और मेरे शरीर के भी अलग अलग अंगों को
मेरे शरीर को फाड़ कर निकालने वाले हैं। इसी वजह से मैं मन ही मन वहां पर भगवान को बार बार याद कर रहा था और मन ही मन में ये प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, मुझे किसी भी तरह से इन शैतानों के हाथों से बचा लो। आज आप अगर मुझे इनके हाथों से बचा लोगे तो मैं कभी भी भूल कर भी किसी भी आदमी को रात के वक्त लिफ्ट नहीं दूंगा और ना ही कभी कोई ऐसी गलती करूंगा जिसकी वजह से मैं फिर से ऐसी मुसीबत में पड़ूं। लेकिन जैसे ही वो बूढ़ी औरत मेरे शरीर के ऊपर उस धारदार हथियार से हमला करने की कोशिश करती है तो मैं जोर से चीखता हूं और उस चीख के साथ ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वहां से सब कुछ गायब हो जाता है। साथ ही एक भयानक चीख के साथ मैं उठ जाता हूं। लेकिन जैसे ही मैं उठता हूं तो मैं देखता हूं कि मेरा शरीर किसी भी प्रकार के कटीले कांटों वाले तारों में नहीं बंधा हुआ है और उस वक्त मैं किसी लोहे की बेंच पर या उस डरावने घर में नहीं बल्कि अपने ही ट्रक के केबिन में सोया हुआ था। अब जैसे ही ये चीज हुई तो जैसा इस वक्त आप लोग सोच रहे हो बिल्कुल वैसा ही मैं भी सोचता हूं। यानी कि उस वक्त मैं बहुत डरावना सपना देख रहा था। लेकिन इतना भयंकर सपना देखने के बाद मेरे अंदर उस गांव के बगल में उस सड़क पर रुकने की अब एक पल की भी हिम्मत नहीं थी। इसी वजह से मैं बिना मुंह धोए ही तुरंत उठकर ड्राइविंग सीट पर बैठता हूं और अपने ट्रक को स्टार्ट करता हूं। लेकिन ट्रक को स्टार्ट करने के साथ साथ ही मेरी नजर उस गली की तरफ जाती है जिस गली से वो बूढ़ा आदमी उतरकर उस गांव के अंदर की तरफ गया था। लेकिन इस बार जैसे ही मैं उस तरफ देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि अब भी वो बूढ़ा आदमी अपने हाथ में वो चाय की केतली लिए हुए और अपने हाथ में मेरे द्वारा दी गई वो कंबल लिए हुए वहीं पर खड़ा है और लगातार घुरकर एक तक मेरे ट्रक की तरफ ही देख रहा है। अब जब मैंने उसको चाय की केतली लिए हुए वहां पर खड़ा देखा तब तो मुझे ज्यादा अचंभा नहीं हुआ। लेकिन जब मैं मेरे द्वारा दी गई वो कंबल मैंने उसके हाथ में देखी तो मैं सोचता हूं कि ये आदमी तो यहां आकर मुझे ये कंबल वापस दे गया था, तो फिर अब इसके पास ये कंबल कैसे हैं। लेकिन तभी मैं सोचता हूं कि कहीं मैं कोई टाइम ट्रेवल तो नहीं कर रहा था। हो सकता है मैंने कोई सपना नहीं देखा हो और मैं सच में ही वहां इस बूढ़े आदमी और उस बूढ़ी औरत के चंगुल में फंस गया था और शायद किसी अदृश्य शक्ति ने ही मुझे वहां से बचाकर निकाल लिया हो। लेकिन फिर जैसे ही उस सड़क पर खड़ा हुआ वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे मेरी तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है तो मैं अपने ट्रक को वहां से काफी तेज स्पीड में दौड़ाने लगता हूं। और जब मैं अपने ट्रक को वहां से काफी तेज स्पीड में दौड़ाते हुए उस गांव से थोड़ा आगे की तरफ निकला तो मुझे एक बड़े से पेड़ के नीचे एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई देता है जिस पर बड़े बड़े काले अक्षरों में एक नाम लिखा हुआ था। और उस नाम को पढ़कर मैं समझ गया था कि आज मैं कितनी डरावनी जगह से बचकर निकला हूं। दरअसल उस बोर्ड पर लिखा हुआ था शैतानपुरा, गांव में आपका स्वागत है। यानी कि उस गांव का नाम शैतानपुरा था और शायद सच में ही किसी ने उन शैतानी लोगों की वजह से ही उस गांव का नाम शैतानपुरा निकाला था। लेकिन बाकी के घरों के लोग उस गांव को छोड़कर कहां गायब हो गए थे और वो घर इतने लंबे टाइम से वहां पर बंद क्यों पड़े हुए थे, इसके बारे में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर मैं उस कच्ची सड़क से लगभग आधे घंटे तक ट्रक भगाते रहने के बाद एक हाईवे पर जाकर निकलता हूं और इस तरीके से उस दिन मेरी उस डरावने हादसे से जान बच पाती है। लेकिन मैं उस चीज को आज तक भी नहीं भुला पाया हूं और ना ही मैं ये समझ पाया हूं कि वो सब कुछ सिर्फ एक सपना था या फिर हकीकत थी। अगर ये कहानी सुनने के बाद आप लोगों को समझ में आया हो तो आप लोग इन सब चीजों के बारे में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मुझे ये समझने में आसानी हो कि उस रात आखिर मेरे साथ हुआ क्या था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, इसके बाद हमारा वही सिलसिला शुरू करते हैं जिसके बारे में मैंने आपको कहा था और जिन जिन लोगों ने भी पिछली स्टोरी सुनने के बाद कमेंट करके अपना नाम और जगह बताई थी, अब मैं उन लोगों के नाम लेता हूं। तो सबसे पहले हेमा है झारखंड से, चंद्रसेन साहू हैं तुगालकाबाद दिल्ली से, राम निवास है मुंबई से, शैलेश हैं गुजरात से, आस्तिक थापा हैं हिमाचल प्रदेश से, देवज्योति हैं कमलपुर त्रिपुरा से, कीर्ति जाला हैं गुजरात से, अवनीत हैं जालंधर पंजाब से, जीतू हैं त्रिपुरा से, वीरेंद्र सोनी हैं हरियाणा से, विवेक शर्मा हैं बरेली से, नरेश हैं बेंगलोर से, शब्बू राजपूत हैं गाजियाबाद मिर्जापुर से, राजेश कुमार हैं फतेहाबाद हरियाणा से, राजेश भारद्वाज हैं लुधियाना पंजाब से, रोबिन भाई हैं शिमला से,
आसिफ अब्बासी हैं फिरोजाबाद से, राजकुमार खड़िया हैं भोनाखेरी से, रज्जा हैं कोलकाता से, विमल हैं मथुरा उत्तर प्रदेश से, अभिजीत सिंह सैनी हैं आशिकेश उत्तराखंड से, रोकी और जेस्मिन हैं दुबई से, राहुल बिट्टू हैं कोटा राजस्थान से, अनिल हैं उड़ीसा से, मोहम्मद शेख हैं कर्नाटक से, डॉक्टर अरजीत त्रिवेदी हैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, शैलेश हैं गुजरात से, जितेंद्र सिंह जेरी, सविता और अनमोल हैं जालंधर सिटी पंजाब से, राजेश राजपूत हैं जॉर्डन से, मुकेश खान हैं दिल्ली से, विक्रम हैं गुजरात से, यशपाल हैं नागपुर से, महेश हैं बनारस से, भास्कर हैं दुबई से, रमेश बर हैं असम से, ऋतु थापा हैं मीरूट से, पूर्ण चंद बालोत्रा हैं राजस्थान से, अयूब हैं रायबरेली उत्तर प्रदेश से, आरती प्रजापति हैं कोटा से, विकास जोशी हैं काठमांडू नेपाल से, अभी हैं जयपुर से, किरण हैं पाकिस्तान से, रोहित गर्ग हैं दार्जिलिंग से, अस्मित चौधरी हैं नेपाल से, पीयूष सुधार हैं सांचौर राजस्थान से, कौशल रावत और सुमति दास हैं ओडिशा से, पार्वती चलवाड़ी हैं पुणे महाराष्ट्र से, राजेंद्र और सुरेंद्र हैं उड़ीसा से, पप्पू हैं मीरूट से, लक्ष्मण हैं तेलंगाना से, अरविंद भाई गीताबेन राज रिंकल और दीप हैं राजकोट गुजरात से, सिपा बरार हैं बठिंडा पंजाब से, मोहम्मद हैंदर हैं मधुबनी बिहार से, जुलू हैं ओडिशा से, शिवा हैं रामपुर से, शिवेश कामंत हैं मुजफ्फरपुर बिहार से, यूएस तिवारी हैं सिरसा प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, चेतन हितेश और पिंकल हैं गुजरात से, मयंक राज हैं कौशाम्बी से, शनिदेव हैं उत्तर प्रदेश से, रेशमा हैं पुणे से, सलमान हैं आगरा से, अभिषेक हैं बिहार से, नेहा मलिक हैं सोनीपत हरियाणा से, राजेश मिश्रा हैं शुक्लागंज से, समुद्र श्रेष्ठा हैं काठमांडू नेपाल से, विनय राजपूत हैं दिल्ली से, दीपक चौहान हैं सूरत गुजरात से, धनंजय कोहली हैं जयपुर से, वाकिल नायक हैं भीखनेरा राजस्थान से, सुखदेव लखोत्रा हैं गुजरात से, मोनू हैं भीलवाड़ा राजस्थान से, सुधा हैं जयपुर से, पुष्पा राणा हैं नागपुर से, अक्षय थापा हैं जम्मू से, उमेश हैं कर्नाटक बेंगलुरु से, सीमा हैं गुजरात से, अरविंद सहाना गोस्वामी हैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, देवेंद्र चौधरी हैं मध्य प्रदेश से, परिजत राय हैं असम से, पंकज कुमार हैं हावड़ा से, अबिद शाह और लाइबा हैं फैसलाबाद से, विपिन कुमार हैं दिल्ली से, उमेश हैं नेपाल से, राहुल सिंह हैं रांची से, अभिधर हैं असम से, सलीम मिल्हा हैं लंदन इंग्लैंड से, सूरज प्रताप हैं मुरैना से, फतीमा अलशेख हैं सऊदी अरब से, केडी ठाकुर हैं गुजरात से, नीलेश कुशवाहा हैं गुजरात से, सतेंद्र कुमार हैं नेहरू नगर दिल्ली से, पूरण लिंबू हैं सिक्किम से, शिवम पांडे प्रयागराज से, रामेंद्र गुर्जर हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से, अहमद नहीज हैं मालदीव से, मिशाल हैं इस्लामाबाद पाकिस्तान से, अश्वनी कुमार हैं जोधपुर से, मकबूल हैं कोलकाता से, रवि हैं दिल्ली से, निरुपमा नायक हैं उड़ीसा से, नरेंद्र मलिक हैं सोनीपत हरियाणा से, विनय राजपूत हैं दिल्ली से, माधुरी चौहान हैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, वसीम अंसारी हैं महाराष्ट्र से, तेजवाली खान और मुस्तफा खान हैं यूके से, सनी राजपूत हैं सोलन से, विकास बासु मत्री हैं असम से, खेम कुमार हैं काटपजरा से, गोलू भदौरिया हैं भोपाल से, देवेंद्र सिंह हैं अनूपगढ़ राजस्थान से, रोहित यादव हैं उत्तर प्रदेश से, नितेश दत्त हैं कनाडा से, रोहित जायसवाल हैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश, अपर्णा कामले हैं बदलापुर महाराष्ट्र से, यशवंत यादव हैं सऊदी अरब से, सुरेश साकेत हैं मध्य प्रदेश से, सीमा तांती हैं मुंबई से, गुरप्रीत सिंह हैं गुजरात से, दिलीप हैं उड़ीसा से, जीत हैं कोलकाता से, हरेंद्र निषाद हैं छत्तीसगढ़ से, चेष्टा हैं जयपुर से, अनुज कुमार हैं कौशाम्बी से, लक्की मिश्रा हैं झारखंड से, मोहम्मद सहारे हैं दिल्ली से, अरमान हैं वेस्ट बंगाल से, ललन हैं बिहार से, मंजुलता हैं उड़ीसा से, इरफान सिद्दीकी हैं मुंबई से, राजश्री हैं ठाणे मुंबई से, मोहम्मद सहराज हैं लाहौर पाकिस्तान से, सुरेंद्र कुमार हैं विजयनगर राजस्थान से, शैलेश हैं गुजरात से, कैलाश हैं मणिपुर से, हजवसा बासुमत्री हैं असम से, राजुल्ला हैं उत्तर प्रदेश से, अकरम शेख हैं उत्तर प्रदेश से, जिलेदार हैं जौनपुर से, फोसेल हैं बांग्लादेश से, राधे श्याम राव हैं गुजरात से, नीतीश कुमार हैं बिहार से, खुशी हैं जर्मनी से, चंदन बालके हैं इंदौर से, पूजा गुरुजानी हैं अजमेर राजस्थान से,
गणेश कुमार हैं चेन्नई से, दिलीप हैं उड़ीसा से, एस के जिंदल हैं लुधियाना पंजाब से, परवेज अंसारी हैं कानपुर उत्तर प्रदेश से, योगेश राजपूत हैं गुजरात से, मंसूरा हैं यूके से, रेशमा हैं पुणे से, संतोष गोरखा हैं नेपाल से, प्रताप गोस्वामी हैं जोधपुर राजस्थान से, परवेज अंसारी हैं कानपुर से, कल्पित हैं जबलपुर से, माया शर्मा हैं मॉरिशस से, धनजीत बोरो हैं असम से, ज्योतिष पासवान हैं गुवाहाटी असम से, शिव शुभांगी और महेश अहमदनगर महाराष्ट्र से, उमेश कुमार हैं यूएई से, हाकम सिंह हैं इटली से, साजिद खान हैं शेखुपुरा पाकिस्तान से, राजवीर बन्ना हैं दूदू जयपुर राजस्थान से, शुभांगी गटकल, शिवांग गटकल और महेश गटकल हैं अहमदनगर महाराष्ट्र से, विशाल कुमार हैं मोहाली से, पूजा पांचाल हैं दिल्ली से, यशवंत यादव हैं छोटे राय हैं बिहार से, अली डिजास्टर हैं लाहौर पाकिस्तान से, शुभेंदु सिन्हा हैं असम से, नोमान खान और राणा नवीद हैं कराची पाकिस्तान से, शैलेश कुलदीप और अविनाश हैं गुजरात से, और सबसे लास्ट में राज मौर्य हैं मुंबई से। तो दोस्तों ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने पिछली स्टोरी पर कमेंट करके हमें बताया था कि वो कहां से कहानी सुनते हैं। इसके साथ ही अगर किसी का नाम छूट गया हो तो वो कमेंट करके बताना, कल वाली वीडियो में उनका नाम ले लिया जाएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि किसी का भी नाम ना छूटे। इसके साथ ही अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।